विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा कि मैं 15 दिन से लगातार अगर मैं 2 दिन पिछले को छोड़ दूं तो मैं वीडियो पोस्ट नहीं किया था, क्योंकि हेल्थ इश्यूज थे और मेरे को बोलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। तो इस वीडियो के माध्यम से जो मैं 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँगा, ये स्टॉक्स निफ्टी इंडेक्स के ही हैं, लेकिन इस वीडियो को मैं एक हफ्ते के नज़रिए के साथ पोस्ट करता हूं। तो जो मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा, ये पूरे नेक्स्ट वीक जो 10 से लेकर 14 तारीख तक के सेशन होंगे उनसे रिलेटेड ये वीडियो होगी। और एक हफ्ते के बाद जब मैं आपके साथ फिर मिलूंगा इसी वीडियो के माध्यम से, तो साथ में अपने रिजल्ट्स को भी कंपेयर करेंगे कि क्या हमने कहा था और कैसे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। क्योंकि मैंने पिछले 2 हफ्ते वीडियो पोस्ट नहीं की थी, तो इसलिए पिछले कंपैरिजन तो मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मेरी पोजीशन जरूर बनी हुई थी जो मैंने कैरी फॉरवर्ड की थी। बाकी अगले हफ्ते हम इसको जरूर कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओएनजीसी। देखिए, ओएनजीसी में आप देख रहे हैं पिछले 7-8 दिन से लगातार वन साइडेड मूव देखी जा रही है। और आपको ध्यान होगा कि जब कोरोना वायरस का एक इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे देखने को मिला था, आज से तकरीबन अगर हम 10-12-15 दिन पहले जब हमने निफ्टी के अंदर 16,400 तक के टारगेट्स देख लिए थे, उस टाइम पे ये स्टॉक्स 130-132 के आसपास ट्रेड कर रहा था। और उस टाइम क्रूड के प्राइसेस भी तकरीबन $70 पर बैरल के आसपास के थे। वहां से क्रूड में एक तेजी दिखी, क्योंकि कैजुअलिटी उस हिसाब से वायरस की वजह से नहीं देखने को मिली और रिस्ट्रिक्शंस भी तब तक इतने ज्यादा एप्लीकेबल नहीं थे। और डॉलर भी अगर देखा जाए पर बैरल के हिसाब से क्रूड के प्राइसेस भी 82 को भी टच कर गए, यानी 12 पाउंड डॉलर्स पर बैरल की एक तेजी देखी गई। तो आपको पता है कि ओएनजीसी ऑयल डिस्कवरी में है और इनके प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं अगर प्राइसेस बढ़ते हैं, तो उसका एक इंपैक्ट इस स्टॉक में देखने को मिला है। लेकिन 2 दिन का जो सैटरडे संडे का ऑफ था, उसके अंदर कोरोना वायरस की सिचुएशन थोड़ी सी और वर्स्ट हो रही है। तो मैं यहां से नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर जाने के लिए अवॉइड करूंगा। मेरे हिसाब से गिरावट में स्टॉक 144-45 के आसपास मिले तो वहां पर लॉन्ग कीजिएगा। हो सकता है कि आपको 156 के ऊपर ओपनिंग मिल जाए, लेकिन यहां से फर्दर लॉन्ग मत जाइए। गिरावट का वेट कीजिए कम से कम यहां से 15 पॉइंट के आसपास का, तो वहां पर हैजिंग के साथ लॉन्ग बनाइएगा। देखिए, सन फार्मा, अगर आप मेरी दूसरी वीडियोस को देखते हैं तो जिसमें मैंने आपसे एक बात कही थी कि प्री बजट रैली के अंदर आईटी सेक्टर के अंदर अच्छा बूम देखा जाता है, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो फार्मा कंपनीज है उसमें नेगेटिव रिटर्न्स देखे जाते हैं प्री बजट रैली के अंदर। और वही इंपैक्ट आपको देखने को मिला है। सन फार्मा जो 860 तक के हाईज हमने देख लिए थे, और अगर देखिए पिछले 4-5 दिन से निफ्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन सारे फार्मा सेक्टर्स के स्टॉक्स में एक जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। तो अगर हम 825 के नीचे ओपन होते हैं इस स्टॉक के अंदर और लगातार 10 से 15 मिनट नीचे बने रहते हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक शॉर्ट का कैंडिडेट होगा। कॉल बाय करके, एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर्स को सेल किया जा सकता है। टारगेट होगा 810 और उसके बाद 800 का। 800 के आसपास जब ये स्टॉक जाएगा तो वहां पे सोचेंगे कि हमें पोजीशन रिवर्स करनी है या नहीं। अब हम बात करते हैं एचडीएफसी लाइफ। देखिए, एचडीएफसी लाइफ के अंदर एक जबरदस्त बाउंस दिखा फ्राइडे के सेशन के अंदर, और उसका रीजन ये होता है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन मार्केट में क्रिएट होती है जिसमें लोग बहुत तेजी से पॉलिसीज करवाते हैं और इनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि इनको बहुत अच्छे प्रीमियम्स जनरेट होंगे, उसका इंपैक्ट क्योंकि जैसे जैसे सिचुएशन वर्स्ट होती जाएगी उस केस में
लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट होगा, घबराहट में पॉलिसीज के अंदर लोग मेडिक्लेम पॉलिसीज या शॉर्ट टर्म जो भी पर्टिकुलर इस सिचुएशन को कवर करते हुए होंगे, उसके प्रीमियम्स बहुत तेजी से इनको मिलते हैं। लेकिन एक साथ में सिचुएशन और भी होती है कि क्लेम्स भी बहुत होते हैं। तो मेरे हिसाब से HDFC लाइफ के अंदर फिलहाल साइडवेज रहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। कोई भी बड़ी गिरावट अगर स्टॉक में आती है, स्टॉक 660 के आसपास क्लोज हुआ है, 625 या 650 के आसपास गिरावट में मिले, 650 के नीचे मेरे हिसाब से 625-30 के आसपास मिले तो वहां पर हैजिंग के साथ लॉन्ग करना चाहिए। मैं एडवाइस नहीं करूंगा इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर अभी कुछ प्ले किया जाए। एनटीपीसी देखिए, एनटीपीसी ने पिछले 4 दिन एक ही प्राइस के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है और आपको सभी को पता है कि जैसा कि ऑटो इंडस्ट्री के अंदर देखा जा रहा है कि हर तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बातें हो रही हैं। आप ये मानिए जब अगले 10-15 साल के अंदर हमारा ऑटो सेक्टर टोटली कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, अगर 15, 20, 25 साल का भी नजरिया लेके चले तो आप ये देखिए कितनी जबरदस्त डिमांड एनर्जी सेक्टर की हमें चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि एनटीपीसी इंडिया के अंदर तकरीबन 80% के आसपास की जो रिक्वायरमेंट है वो फिलफिल करता है। धीरे धीरे ये भी अपने आप को जो हमारा कोल बेस्ड इनका प्लांट्स थे उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी में हो चाहे न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर हो। तो धीरे धीरे ये भी अपने आप को चेंजेस ला रहे हैं, लेकिन एनर्जी में बहुत जबरदस्त डिमांड आगे होने वाली है। तो अगर लॉन्ग रन के हिसाब से आप स्टॉक को रखते हैं अगले 10 से 15 साल में, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, तो मल्टीपल रिटर्न्स ये स्टॉक्स दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं ट्रेडिंग व्यू से बात करूं, अगर हमें लॉकडाउन का सिचुएशन आती है कंट्री के अंदर और फिर से इंडस्ट्रीज में एक तरीके से शटडाउन होता है, तो उस केस में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बहुत कम हो जाती है। तो हां, शॉर्ट टर्म में एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। उस केस में हो सकता है कि गिरावट में आपको 128 या 126 के आसपास के टारगेट दिख जाए। तो अगर 126 या उसके नीचे मिलता है तो बिल्कुल आप लॉन्ग करके चल सकते हैं हेजिंग के साथ। यहां से भी बुरा नहीं है, आप लॉन्ग करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन केवल और केवल कोरोना वायरस की सिचुएशन को देखते हुए थोड़ा सा मैं कह रहा हूं कि अगर डिप पे मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एलएनटी देखिए, अगर एलएनटी के स्टॉक को आप देखेंगे, जो रिसेंटली लो लगे थे तकरीबन 1700 से उसके भी नीचे के, वहां से स्टॉक ने 250 से 300 पॉइंट की वन साइडेड मूव दिखाई है और 2000 के आसपास जाने के बाद, आसपास 1960 1965 के आसपास जाने के बाद वहां से एक पिछले 2 दिन से गिरावट दिखी है। और अगर आपको ध्यान होगा, पिछले हफ्ते इनको तकरीबन 3000 करोड़ तक के ऑर्डर्स भी नए मिले हैं। स्टॉक बहुत अच्छा है, लॉन्ग नजरिए के साथ अगर देखें तो बिल्कुल कैरी करके लिया जा सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म व्यू की अगर बात करें तो अगर स्टॉक आपको 1800 और 1900 के बीच में मिलता है तो आप वहां पर लॉन्ग कीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। या यहां से अगर आप शॉर्ट करके भी, अगर जहां हम क्लोज हुए हैं 1915 के आसपास, अगर उसके नीचे 1910 के नीचे ओपन होता है और कंटिन्यूस बना रहता है 15 से 20 मिनट, तो कॉल बाय करके छोटे से टारगेट के लिए 1885 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। या जो शॉर्ट करके कंफर्टेबल नहीं है उनके लिए एडवाइस रहेगी 1885 और 1850 के बीच में अगर आपको ये स्टॉक मिले तो फ्यूचर्स को बाय करके साथ में हेजिंग के लिए एट द मनी पुट बाय कर सकते हैं। HCL टेक देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा था कि प्री बजट रैली में जो सबसे अच्छे स्टॉक परफॉर्म करते हैं वो आईटी सेक्टर्स के स्टॉक्स होते हैं।
और आप देखिए इस स्टॉक ने 1150 से जो वन साइडेड रैली देखी वो तकरीबन 1340 तक की थी। 200 पॉइंट की गेन के बाद इस स्टॉक ने फ्राइडे और थर्सडे के सेशन में एक बड़ी मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस किया है। तो फ्रेश बाइंग अगर 1250 या 1215 के बीच में मिले तो आप लॉन्ग करिए, हैजिंग के साथ फ्यूचर्स को बाय कीजिए। और हैजिंग आपने कैसे करनी है? एट द मनी पुट बाय करके। उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट का पॉसिबिलिटी ऊपर की तरफ बनी रहेगी और नीचे आपका एक लिमिटेड रिस्क होगा, क्योंकि आप 100% हैज है और मैक्सिमम रिस्क आपका उतना ही है जितना आप ऑप्शन के लिए प्रीमियम पे करते हैं। और इस केस में केवल 1/4 मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप इस तरीके से इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से गिरावट में स्टॉक 1215 के आसपास मिले तो वहां पर ऐड कीजिए। कोल इंडिया, देखिए कोल इंडिया ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया। जो प्राइस बनता था 154 के ऊपर ओपनिंग और वहां से तकरीबन 157 के आसपास की क्लोजिंग। देखिए क्लोजिंग बहुत अच्छी है, बड़ी बड़ी मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दी है। लेकिन कोल इंडिया के अंदर मुझे थोड़ा सा संशय है। उसका रीजन क्या है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड नहीं हुई तो कोल की प्रोडक्शन भी कम होती है, कोल की सेल भी कम होती है, इनके प्रॉफिट मार्जिन्स पे भी फर्क आता है। पिछले दिनों जब कोल के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, कोल की कमी हो रही थी, प्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी, तो जब ये फेज आपने यहां से एक ऊपर की तरफ का देखा था, आप देखिए यहां से अगस्त की बातें हैं ये, जब हमने 136 से 200 तक की जर्नी देखी थी वन साइडेड, वो तब थी। अब हम बिल्कुल उसके ऑपोजिट में हैं। वायरस की सिचुएशन वर्स्ट हो रही है, शटडाउन हो रहा है, फैक्ट्रीज में अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं हो रहा, केवल 50% की एफिशिएंसी के साथ काम हो रहा है। तो उस केस में जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड पूरी नहीं होगी या जरूरत नहीं होगी तो कोल की डिमांड भी कम होगी। तो इसीलिए मेरी एडवाइस यह है कि इस स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहा जाए। बीपीसीएल, देखिए बीपीसीएल में हम 400 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, 400 के आसपास, और बड़ी मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर निकले हैं। लेकिन इसके अंदर जो ये तेजी बनी है वो डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर ज्यादा है, ना कि इसके फंडामेंटल्स को लेकर। तो अगर केवल आप न्यूज बेस्ड ट्रेड करना चाहते हैं तो आप यहां पर इसे बाय कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में 425 भी दिख जाए। लेकिन मेरी एडवाइस ये रहेगी, अगर मार्केट के साथ ये स्टॉक रिएक्ट होता है तो 380 और 370 के बीच में मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वहां पर लॉन्ग पोजीशन बनाइए। तो अगर कोई बजट के अंदर कुछ और बातें निकल के आती हैं कि कब तक इसकी कंप्लीट हो जाएगी, तो उस केस में हो सकता है कि आपको एक रैली दिख जाए। अदरवाइज अगर उसमें कुछ ऐसी क्लैरिटी नहीं दिखी तो यह स्टॉक आपको फिर से 370 की टेरिटरी में आता हुआ दिखेगा। अब हम बात करते हैं एशियन पेंट की। देखिए एशियन पेंट, मैंने, अगर आप मेरी 2-3 हफ्ते पहले की वीडियो देखेंगे तो मैंने बहुत डिप पर बाय किया था और मेरी पोजीशन कैरी हो रही थी। और हां, अब नहीं है, अब मैं इसमें निकल चुका हूं, तो क्योंकि मुझे बहुत अच्छा ह्यूज प्रॉफिट हुआ था। और अब ये स्टॉक अगर हम देखें तो ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। उसका रीजन, क्रूड प्राइसेस में कमी देखी गई थी और उसका इंपैक्ट इनके मार्जिन्स पे आता है। जितना क्रूड के प्राइसेस कम होंगे उतने इनके प्रॉफिट मार्जिन्स ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अब क्योंकि हम ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, मैं नई एडवाइस नहीं करूंगा कि आप इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करें। जबकि 70 से स्टॉक क्रूड के प्राइसेस $70 पर बैरल से $80-82 पर बैरल बढ़ गए हैं और यह स्टॉक ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। आरएसआई भी इस स्टॉक की 78 के आसपास है। मैं अगर इसमें ट्रेड लेना चाहूंगा, क्योंकि यहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशो
जितना आप लॉन्ग करके चलेंगे यहां से उतना रिस्क ज्यादा होगा, रिवॉर्ड कम होगा। तो मेरे हिसाब से यहां से स्टॉक कॉल बाय करके फ्यूचर्स को एक सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट करनी चाहिए। 78 की आरएसए के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा अगर हम स्टॉक को शॉर्ट करके चलेंगे। मेरे हिसाब से 3460-65 के टारगेट के लिए एक बार स्टॉक को कॉल बाय करके सेल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं अदानी पोर्ट। देखिए, प्री बजट रैली के अंदर अदानी पोर्ट का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं रहा और यह केवल स्टॉक रिएक्ट करेगा अगर बजट स्पीच के अंदर कुछ बेनिफिट्स डिक्लेयर किए गए। और इनका काम पोर्ट की एक्टिविटीज के अंदर है, जितने एक्टिविटीज वहां ज्यादा बढ़ेंगी वहां से रेवेन्यू जनरेट होंगे। और ऐसी सिचुएशन में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में ही कमी देखी जाती है, तो इनके रेवेन्यूज में भी कमी देखी जाती है। मेरे हिसाब से पिछले 3 दिन की अगर फॉर्मेशन देखें तो हम नीचे की तरफ एक ब्रेकडाउन दे सकते हैं। मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में यह स्टॉक 700 को टच कर सकता है। अगर हमने इसके अंदर 735 के नीचे ट्रेडिंग शुरू की, 10 से 15 मिनट वेट कीजिएगा। अगर कोई शॉर्ट पोजीशन लेना चाहेगा तो ही आप शॉर्ट सोचिएगा। टारगेट मेरे हिसाब से 700 या 710 के होने चाहिए। नेकेड पोजीशन या पुट बाय करके ट्रेड मत कीजिएगा, हेज करिए। अगर किसी ने शॉर्ट करना है, कॉल बाय करके फ्यूचर्स को सेल करने की स्ट्रेटजी होगी, यानी लिमिटेड रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ इस तरीके से आप इस ट्रेड को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है और आप मेरे साथ जुड़ना चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इसके रिजल्ट्स को मैं नेक्स्ट सैटरडे को आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड